आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। मैं हूँ ज़ाहिद अली ख़ान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। प्यारे व्यूअर्स, जिस तरीके से आप सभी लोग भली-भाँति जान रहे हैं और बड़ी आप लोग सब पूरी दुनिया के लोग बहुत दुखी और परेशान हैं साइकोलॉजिकल के दुनिया जो है यूक्रेन और रूस की लड़ाई की जंग के उसमें पिस ना जाए, कहीं न कहीं उनकी सरकारों पर और कहीं न कहीं उनकी सरकारों की रणनीति पर, आम जनता पर महँगाई के और वज़न ना पड़ जाए। और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं और दुश्वारी पैदा ना हो जाए, इसके साथ-साथ कहीं न कहीं विनाशकारी की तरफ तीसरी जंग अज़ीम में ये विनाशकारी महायुद्ध ना बन जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम आ पहुँचे हैं बुलंदशहर के अंदर। मोहम्मद ज़ैद ख़ान जो हैं बुलंदशहर से किसान परिवार के जो कि यूक्रेन की धरती पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। ये भी 20,000 छात्रों के उसमें ये भी फँस चुके थे वहाँ पर और वाया हंगरी होते हुए ये यहाँ पर सकुशल जो है भारत सरकार इनको लाने में कामयाब रही और कहीं न कहीं गाँव से लेके शहर-शहर, कस्बे-कस्बे तक इनके वालिदैन और बुलंदशहर के समाज की जनता ने जो दुआएँ की रात-दिन, कहीं न कहीं वो उसको ऊपर वाले ने सुना और ये अपने घर पर बुलंदशहर में आ पहुँचे सकुशल। तो हम रूबरू कराते हैं मोहम्मद ज़ैद साहब, आपका बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। शुक्रिया सर। और कैसा लगा आने के बाद में आपको कैसा महसूस किया आपने? जी, बहुत खुशी हुई अपने घर वापस आते जैसे इंसान को होता है ऐसे समझिए और इतनी मुश्किलों से निकल के अपने घर पहुँचना तो बहुत खुशी का एहसास हुआ। अच्छा, ज़रा हमारे बताएँ प्यारे व्यूअर्स मैं आपको और बताता चलूँ, ये ऑज़ार्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कि कीव राजधानी जो है यूक्रेन की उससे तकरीबन 900 किलोमीटर दूरी पर है, ये सारे हालात रूबरू आपसे कराएँगे। तो ज़ैद भाई बताएँ आपको कि कैसे-कैसे मंज़र आपने वहाँ देखे, किस तरीके से आपको परेशानी उठानी पड़ी, भूखे-प्यासे रहे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने आपको पैदल वहाँ पे चलना पड़ा, वो सारी चीज़ें बताएँ। जी सर, एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा जो है कीव से और खार्किव से काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, तो मुझे इतनी मुश्किलें नहीं देखनी पड़ी हुँ। और जो ईस्टर्न नहीं पार्ट साइकोलॉजिकल तो डिस्टर्ब होंगे आप? साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थे क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हमारी तरफ रॉकेट या मिसाइल किस किस वक़्त आ जाए क्योंकि हमें तो नहीं कोई न्यूज़ मिल रही कि हम आपको हमला कब करेंगे, कब हुँ। करें, तो साइकोलॉजिकल तो हम बहुत परेशान थे। दिल घबराया हुआ था, लेकिन एक हिम्मत थी कि हाँ, इंशाल्लाह इंडियन गवर्नमेंट हमें व यहाँ से ज़रूर निकाल लेगी। अच्छा। जी सर। तो बाकी वहाँ पर आप 27 तारीख को यहाँ पर आ गए, कितने स्टूडेंट आपके साथ आए थे? जी, हमारा सर 240 स्टूडेंट का बैच था पूरा और कुछ इंडियन एम्बेसी के ऑफ़िसर हमारे साथ थे सर। अच्छा, अच्छा। तो आने में कोई परेशानी नहीं हुई उस वक़्त जब आप लोग हवाई जहाज़ एयरपोर्ट से? जी, उस वक़्त हमें कोई परेशानी नहीं हुई अल्लाह के शुक्र से, हम सीधा बाय बस हंगरी बॉर्डर पहुँचे, हंगरी बॉर्डर से बस चेंज करके सर सीधा हम डायरेक्ट 4 या 5 घंटे का सफ़र था बुडापेस्ट और बुडापेस्ट से डायरेक्ट एयर इंडिया। तो हॉस्टल से बाय बस आप एयरपोर्ट तक हंगरी हंगरी देश में गए जी, बाय बस गए सर हम। सारे स्टूडेंट? जी, सारे 240 स्टूडेंट 5 बस थी हमारी, हम 5 बस से गए। अच्छा। जी सर। और उसके बाद में हमारे भारतीय दूतावास के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने आपके सब दस्तावेज़ रेडी किए, वेरीफ़ाई किए? जी, हमें हंगरी बॉर्डर पे ही हमारी इंडियन एम्बेसी मिल गई थी। उन्होंने हमारा ट्रांज़िट वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट से हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन मतलब कंप्लीट उन्होंने ही कराया हुँ। और फिर हमें वहाँ तक बुडापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, वहाँ तक लेके गए। बाय बिल्कुल और उन्होंने खाने-पीने की मतलब वाटर की किसी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं होने दी। अच्छा ज़ैद में हमारे व्यूअर्स को बताएँ, जनता को बताएँ, सब लोग पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा ज़िला आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। जिस तरीके से हालात वहाँ आपके सामने आए, न्यूज़ तो आप लोकल देख ही रहे थे कि वहाँ पर बमबारी शुरू हो गई है, अब ना जाने क्या होगा। तो किस तरीके से आपको नींद आती थी, किस तरीके से सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आप लोग इकट्ठे रहते थे? क्या आप पे साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव था, वो ज़रा हमारा शेयर करें? असल बात तो सर ये थी जिस दिन से हमला चालू हुआ तो नींद तो आई नहीं जब से, नींद हुँ। तो अपने घर आके ही आई और बस बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि ये नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है। जी, बिल्कुल नहीं पता था ऐसा एक वक़्त ऐसा लगा कि शायद घरवालों से अब नहीं मिल पाएँ और फिर सब थे हम फर्स्ट ईयर के थे तो सब एक साथ बैठे रहते थे, हँसी-मज़ाक फिर भी कोशिश करते थे कि प्रेशर ना जाए दिमाग पे हुँ। और परेशान ना हो दिल, फिर भी सर डर था कहीं न कहीं कि अब आगे क्या होगा? जी, तो सर। अच्छा, तो एक-दूसरे की हिम्मत बँधाते रहे, बाँधते रहे। जी, सर बिल्कुल। जिस भी तरीके से हमारा मनोरंजन हो पाए हम वो करते रहे कि डर ना लगे आपस और में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत कमज़ोर दिल के होंगे, कम हिम्मत वाले होंगे। जैसे आप लड़कियों को जानते हैं बेटियाँ। जल्दी डर जाती हैं तो वो काफ़ी डर गई थीं और कुछ लड़के भी थे हमारे साथ जो हुँ। बहुत डर गए थे। उनको उन संवेदना का काम किया आपने, उनको बिल्कुल जो उन्हें है हौसला अफ़ज़ाई दी। खुद भी हिम्मत दी और उन्हें भी हिम्मत दी कि
अच्छा, इंशाल्लाह इस सब बीच होगा। में ज़ैद भाई ये बताएँ कि घर से आपका राब्ता रहा टेलीफ़ोन पे, इंटरनेट के द्वारा? जी, हमारा कनेक्शन नहीं टूट पाया था, लेकिन कुछ देर के लिए जब हंगरी में हम गए थे तो अनदर कंट्री में नेटवर्क तो आते नहीं है। तो जब घरवाले बहुत परेशान हो गए थे, वो था वक़्त, मतलब मुश्किल वक़्त था घरवालों के लिए कि अब पता नहीं बच्चा कहाँ पर है। हुँ। अच्छा ज़ैद मियाँ, एक चीज़ और ये बताएँ कि आखिर ये इतनी अभी भी आज भी C-17 ग्लोबल मास्टर के और 3 विमान भेजे हैं भारत सरकार ने, वायुसेना के एयरबस भी भेजी हैं और इवैक्यूएट आज जो बच्चे एयरलिफ्ट हुए हैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे आज एयरलिफ्ट हो गए हैं और रात-रात में ये 5 हज़ार तक पहुँच जाएगी। तकरीबन 10-12 हज़ार बच्चे और रह गए हैं अपने भारतीय छात्र। तो आप ये मुझे बताएँ, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आपको, आपके जैसे और जितने भी हमारे छात्र हैं, बेटियाँ हैं, यूक्रेन जाने की नौबत क्यों आती है? प्यारे-व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सिस्टम पर, हमारी सरकारों पर और हमारे समाज पर कि काश 72 साल के बाद में भी हमारे यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता जाऊँ, टोटल जो है 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद स्वयं मैनिफेस्टो में कहा था, एक प्रॉमिस किया था पूरी जनता, भारत की जनता से कि 150 मेडिकल कॉलेज दिए जाएँगे, बनाए जाएँगे, लेकिन वो 7-8 साल में सिर्फ़ 45 ही धरती पर अमली जामा पहना पाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 साल में भारत सरकार जो है सिर्फ़ 45 मेडिकल कॉलेज ही दे पाई है, जबकि 150 का वादा किया था, 150 मेडिकल कॉलेज। और इसके साथ-साथ टोटल जो है 75,000 सीटें हैं, जिसमें 45,000 गवर्नमेंट की हैं। अब बाकी बड़ा सवाल ये होता है, लाखों लोग नीट क्लियर करते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, उनको यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो बाकी ये रूबरू बताएँगे ज़ैद भाई, इनके परिवार, और ना जाने लाखों ऐसे परिवार हैं, मजबूरी में उनको भेजना पड़ता है बाहर। जी बताएँ, आखिर ऐसे कौन-सी वजूहात हैं? जितनी मेरी मालूमात है मैंने शेयर कर दी, आप भी बताएँ हमारे दर्शकों के लिए। सर ऐसा है कि सिर्फ़ यूक्रेन नहीं जाते हम, हुँ, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया हुँ, और तमाम जितनी भी कंट्री हैं, हम सब हुँ, में जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट। हुँ, अब ये बताइए सर, 17 लाख बच्चे हुँ, नीट में अपीयर करते हैं और हुँ, जिसमें कि 45,000, जैसा आपने बताया कि सीट हैं गवर्नमेंट, हुँ, जिनमें कि वो भी सर लगा लीजिए गवर्नमेंट फुल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती सर? इतना हार्ड पेपर बना दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग उसमें रहती है। हुँ, और रही बात प्राइवेट की, आपको पता होगा करोड़ से 1.5 करोड़ उसका चार्ज रहता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। राइट। मेरा तो चलिए सर ड्रीम था कि मैं अब्रॉड से स्टडी करूं, लेकिन यूक्रेन में 99% बच्चों का या किसी भी कंट्री में ड्रीम नहीं रहता, वो सिर्फ एक मजबूरी के तहत वहां से एमबीबीएस कर रहे होते हैं, क्योंकि सर वहाँ 30 या 50 लाख तक, लास्ट 50 लाख तक सर वहाँ एमबीबीएस हो जाती है और यहाँ 1.5 करोड़ खर्च करना कोई फायदे की सौदा नहीं है। तो 25 से 30 लाख में